भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है 5 साल उसमें एक खेल नहीं करा पाई। जो उसमें लिखी नहीं गई थी उससे ज्यादा इतनी मोटी किताब भर के कार्य हल्द्वानी में हो। हमारी सरकार जानबूझ के गिराई गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो ये बात नहीं समझ पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हल्द्वानी यानी कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार, जहां पर लगभग कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और जब से उत्तराखंड राज्य बना है यहां पर एक बार बीजेपी का विधायक भी रहा है। फिलहाल यहां से तमाम ऐसे दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी मजबूत मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी किसको टिकट देने वाली है, कौन चुनावी मैदान को फतेह करने वाला है, ये तो आने वाले चुनाव और उसका परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल कांग्रेस से सुमित हृदय हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद। सुमित हृदेश यहाँ से अपनी मजबूत दावेदारी ठोकते हैं और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे सकती है। स्वर्गीय इंदिरा हृदेश के ये बेटे हैं। इंदिरा हृदेश आयरन लेडी कही जाती हैं और आज तक उनके विकास कार्यों को हल्द्वानी के लोग याद करते हैं और करते रहेंगे। लोग जानते हैं कि उन्होंने विकास की राह पर किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन क्या सुमित हृदेश भी उसी कदम के साथ, उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं, ये आने वाले चुनाव तय करने वाले हैं। सर, पहले तो क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं और कई बार कांग्रेस के नेता भी ये कह चुके हैं कि आप ही इंदिरा हृदेश जी के उत्तराधिकारी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या अपनी माताजी की तरह आप भी इस क्षेत्र के हल्द्वानी के इस विधानसभा के मुद्दे जानते हैं, और अगर बखूबी जानते हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सोचते हैं कि काम नहीं हुआ है और आने वाले वक्त में आप कर सकते हैं? देखिए, इंदिरा जी ने पिछले 4.5 साल जब तक वो जीवित रहीं इस कार्यकाल में, उनको ये बहुत दर्द थे कि यहाँ पे जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, चाहे मैं आईएसबीटी की बात करूँ, चाहे मैं जू की बात करूँ, चाहे मैं स्टेडियम की बात करूं जहां पे 4.5 साल में एक बारी खेल भी नहीं हो पाया, इस पीड़ा को वो बार बार लोगों के सामने, यहाँ पे जो लोग आते थे अथवा सदन में अथवा प्रेस के माध्यम से लगातार व्यक्त करती रही। और सदन के पटल से उन्होंने कई बार ये बात बोली कि आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स, जनता के ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, आपने उस पर अवरोध लगाया। और वो ये चेतावनी भी देती थी कि आप शुरू तो नहीं कर पाएंगे ना ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन अवश्य जब मेरा समय आएगा सबसे पहले मैं आपको कार्य करके दिखाऊंगी और फिर से इस सदन में आऊंगी और अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखूंगी। लेकिन ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी, वो असमय हमारे बीच से चली गई। ये क्षेत्र और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस मजबूत तरीके से, एक सशक्त तरीके से, राजनीतिक सामाजिक कौशल के साथ उन्होंने अपने कार्यों को करा, ऐसा मजबूत व्यक्ति हमारे बीच से जब चला जाता है तो आज समाज में और इस क्षेत्र में और इस प्रदेश में उनकी जो कमी है हर व्यक्ति को खल रही है। और अवश्य ज्वलंत मुद्दे कई सारे वो बार बार उठाती थी। यहाँ पे चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे पेयजल का हाल हो, चाहे बिजली का हाल हो, चाहे हम बात करें जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे लगातार उन्होंने लगातार उठाए सदन से लेकर सड़क तक। और एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी अप्रूवल रेटिंग भी बहुत अच्छी थी प्रदेश में अपने कार्यों की वजह से। तो उनका समय चले जाना बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए नुकसान है। विशेषतः मैं कहूँगा हल्द्वानी जो उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ के लोग आज उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि आपकी माताजी हमेशा ये कहती थी कि जब मेरा वक्त आएगा तो मैं करके दिखाऊंगी। हालांकि जो भगवान को मंजूर वो हुआ। उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी। उन्होंने जो अपने लोगों के लिए किया, वो खुद भी मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी सोशल वर्क करती रहती थी। एक नेता होने से अलग हमेशा उन्होंने लोगों के लिए सोचा है और नेता प्रतिपक्ष भी रहीं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार होते भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि ऐसे मुद्दों को वो लेकर आगे आए, भले ही सरकार किसी और की हो और विधायक किसी और पार्टी का हो, लेकिन उन मुद्दों पर काम किया जाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी वैसे ही काम कर पाए? क्योंकि कई कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते हैं कि सरकार किसी और की है, विधायक विपक्षी पार्टी का है, तो हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का दबाव हम पर है, प्रेशर किया जा रहा है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। तो आपकी माताजी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत मजबूत आयरन लेडी अपने आप में उन्हें कहा जाता है, ये सब कुछ स्पष्ट करता है, वो ये काम नहीं कर पाई जो मुद्दे आपने खुद बताए हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? क्या आपका प्लान है उसके लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि ये सारी फंडिंग जो बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स की थी, आईएसबीटी के लिए 72 करोड़ रुपए चाहिए थे, जू के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए थे, और विधानसभा की परिधि में नहीं आते हैं। और ये सरकार के द्वारा ही फंडिंग इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की हो सकती है, तो इसलिए आपका कहना गलत है कि वो नहीं कर पाई। उन्होंने जो करके दिखाया है वो इस प्रदेश की जनता के सामने, अपनी क्षेत्र की जनता के सामने एक ऐसा उदाहरण है कि कोई विधायक, कोई मंत्री रहा हो इस उत्तराखंड राज्य में पिछली 4 सरकारों में, जितना उन्होंने कार्य करा उसके आसपास भी नहीं आ पाया। और जहाँ तक की बात है, देखिए, उनके नक्शे कदम पे चलना हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये वो एक संस्था थी, वो एक कॉलेज थी, एक यूनिवर्सिटी थी, और उस यूनिवर्सिटी के मुझ समेत उनके कई ऐसे अनुयायी हैं जो उनके तौर तरीकों से, कार्य प्रणाली से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे।
तो इसलिए कदम दर कदम देखिए पिछले 12 साल से इस पूरे फील्ड में पेशेवर तरीके से जैसे सामाजिक और राजनीतिक उन्होंने जीवन को आगे रखा और सब अपने त्याग करके रखे, अपने परिवार की वो बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें। हमें पता है कि वो जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत बड़ा एक दायित्व, एक बहुत बड़ा एक पद खाली हुआ है जिसको एकदम कोई भर नहीं सकता है। 1974 में विधान परिषद में जो महिला गई हो और 2021 तक 47 साल जिन्होंने लगातार चुनाव लड़के लगातार चुनाव जीती, एक या दो चुनाव मेरे ख्याल से अपने जीवन में वो हारी, और लगातार जनता ने उनको जिता जिता के उनको ताकत दी और उस ताकत का सदुपयोग उन्होंने करा। तो ये जनता को ताकत देने का अवसर मिला है और मुझे पूरा भरोसा है जनता मुझे वो ताकत देगी और मैं बेटा उन्हीं का हूँ, अनुयायी भी उन्हीं का हूँ, मेरी गुरु भी थी, मेरी माँ भी थी। उनके नक्शे कदम पे चलना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है और इसमें जितने कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके आशीर्वाद के साथ मुझे अवश्य भरोसा है और इस बारी कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनेगी इस प्रदेश में और ये सारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। सर, आपने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर मैं बात करूं आप ही के नेताओं की, तो शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि आप ही इंदिरा देश के उत्तराधिकारी हैं और आपको बहुत सपोर्ट भी मिला है। लेकिन कई जगहों से ये आवाज़ उठती हुई है कि सिर्फ सिंपैथी वोट के लिए आपको आगे किया जा रहा है और कई जगहों से अभी आवाज़ उठती हुई भी सामने आ रही थी। आप ही के जो तमाम बड़े चेहरे आपकी पार्टी के बड़े नेता वो ये कहते हुए नजर आए कि जब उन्होंने ये कहा था कि आप उत्तराधिकारी हैं तो उन्होंने ये सोशल वर्क के लिए कहा था, पॉलिटिकल वे में नहीं कहा था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप ही के लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा आदरणीय रावत जी ने, क्योंकि देखिए दावेदारी अन्य लोग भी कर रहे हैं, अब अन्य लोग भी प्रतिभावान है, ऐसी बात नहीं है, सब हमारे भाई हैं। तो इसलिए एकदम उनका तुरंत कह देना, मैं उनकी स्थिति को भी समझ सकता हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस की मजबूती के लिए हमें चाहिए कि जितने भी हमारे जो दावेदार हों, जितने भी लोग दावा पेश कर रहे हो, ठीक है आज वो दावा पेश कर रहे हैं लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ पार्टी के साथ चुनाव के समय खड़े रहें। तो आदरणीय जो रावत जी है उनके जो अनुभव है और जो उन्होंने बात कही, मैं उस समय मौजूद था, मेरे सामने ही ये बात हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और लगातार उनका भी मार्गदर्शन हो, गणेश गोदियाल जी का मार्गदर्शन हो, आदरणीय प्रीतम सिंह जी का हो, आदरणीय कुंजवाल जी का हो, आदरणीय यशपाल आर्य जी का हो, मुझे लगातार उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और मुझे विश्वास है कि वो भरोसा मुझ पर जताएंगे और इस सीट में उन्हें डिलीवर करके दूंगा। देखिए कांग्रेस के लिए इस चुनाव में जाना और चुनाव जो होता है उसमें जो जिताऊ कैंडिडेट है केवल उसी पे फोकस करा जा रहा है, ऐसा टॉप टू बॉटम ये नीति बन चुकी है और इस चीज़ पे मुझे विश्वास है। सर, आपने कहा कि कांग्रेस जो है टॉप टू बॉटम इस नीति पर काम कर रही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको ही आगे लाया जाए और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट अगर मिलता हुआ नजर आ रहा है तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार भी हो रही है, जिस तरह से ट्वीट्स और रीट्वीट्स सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो लोग कहीं ना कहीं विश्वास कांग्रेस पर करना चाह रहे थे वो इस प्रेशर पॉलिटिक्स से प्रभावित हो सकते हैं? एक के बाद एक रीट्वीट किए जा रहे हैं, विश्राम करने की बात की जा रही है और टिकट बंटवारे को लेकर जो है कलह मचती हुई सामने आ रही है और इस अंदरूनी कलह को कहीं ना कहीं नाम दिया जा रहा है कि लोकतंत्र है। क्या ऐसे लोकतंत्र पर जनता विश्वास करना चाहेगी? नहीं, देखिए कांग्रेस की एक खासियत रही है, कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि अवश्य लोकतांत्रिक हम पार्टी हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स भी जो कांग्रेस की होती है लोकतांत्रिक तरीके से होती है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। आदरणीय रावत जी ने एक ट्वीट करा और मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय प्रियंका जी को कि तुरंत उन्होंने सारी सिचुएशन को समझा। उनके कुछ इश्यूज थे, ज्वलंत मुद्दे थे, उनको उन्होंने हैंडल करा। सब वहाँ पे टॉप लीडरशिप प्रदेश की पहुंची, नेता प्रतिपक्ष जी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचे, आदरणीय कुंजवाल जी पहुंचे, आदरणीय यशपाल आर्य जी पहुंचे। सबके सामने एक हेल्दी डिस्कशन होकर सारे निराकरण प्रस्तुत करे गए और फिर यही जो उन्होंने तय करा उससे सब खुश हैं और आज की तारीख में कांग्रेस कल से ज़्यादा मजबूत है। मैं केवल आज की बात अगर करूं, आज की तारीख में कांग्रेस को एक मजबूती मिली है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं और आदरणीय प्रभारी जी को भी धन्यवाद देता हूं। सर, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे शायद लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, नेता जनता से कनेक्ट कर पाते हैं और जनता अपने मुद्दे नेताओं तक लेके जाती है। लेकिन किसी बड़े नेता का एक ऐसा चेहरा जिसको लेकर आगे चुनाव में उस पार्टी की ब्रांड माना जा रहा है उसे, और वही अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ये कहे कि मेरे ही पार्टी के लोग सकारात्मक मुझे जो है रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, नकारात्मक रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी मुझे आ रही है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी था? हो सकता है कि वो बड़े नेताओं से बात करते, अपने ज्वलंत मुद्दों को रखते और चुनाव के नजदीक आते ज्वलंत मुद्दे क्यों याद आ जाते हैं? नहीं, देखिए आपने उनका अगले दिन का ट्वीट नहीं पढ़ा। उन्होंने यही कहा कि ये एक मेरा रेगुलर ट्वीट था
जिसमें केवल मेरे को जो महसूस हो रहा था, देखिए मैंने आपसे कहा ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी कांग्रेस में एक परंपरागत तरीके से अच्छी तरीके से यूज़ करी जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कल जो वो बात थी, वो सारी उनके निराकरण निकल गए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया है। अब स्थिति सामान्य से बेहतर हो चुकी है और मजबूती के साथ कांग्रेस इस चुनाव में जाएगी। ये नतीजा हुआ है इन बातों का, इन विचारों का, इन विमर्शों का। बिल्कुल। सर देखिए, हल्द्वानी में अगर पानी की बात की जाए या जाम की बात की जाए या आईएसबीटी आपने मुद्दा खुद उठाया, रिंग रोड की बात की जाए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको हर बार चुनाव में उठाया जाता है। विधायक किसी पार्टी का हो वो मायने नहीं रखता, या सरकार किसी पार्टी की वो मायने नहीं रखती। जब हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जनता अपने नेता को चुनती है, तो इन सब मुद्दों को लेकर वो वोट करती है। आप लोग ये मुद्दे लेकर चुनाव में जाते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर काम हो पाता है, कई पर नहीं हो पाता। तो वो कमी आखिर क्यों रह जाती है और इन मुद्दों को लेकर आखिर काम कब होगा? देखिए, हल्द्वानी विधानसभा में अगर आप 2012 का हमारा घोषणा पत्र, यहाँ का स्थानीय घोषणा पत्र अगर आप देखें, तो जितनी चीज़ें, मैं कल भी एक सभा में कह रहा था कि जितनी चीज़ें उसमें लिखी नहीं गई थी, उससे ज़्यादा इतनी मोटी किताब भर के कार्य हल्द्वानी में हो। अगर ये आप नैनीताल रोड पे जाएं, इस पे नज़र मारे, इसका सौंदर्यीकरण जो हुआ, ये जो स्ट्रीट लाइट लगी, या ये आईएसबीटी या स्टेडियम, 200 करोड़ रुपए का एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। इसलिए बना कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान बने। जू का प्रस्तावना इसलिए थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सिंगापुर की तर्ज पे यहाँ जू बने। ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2016 वर्ष में जब ये सारी वित्तीय स्वीकृतियाँ होनी थी, उस समय हमारी सरकार जानबूझ के गिराई गई, और फिर सरकार के जो बची हुई अवधि थी उसमें कार्य संपूर्ण नहीं हो पाए। पहले 2 साल जो हमारी सरकार के थे, उस समय पे इस क्षेत्र पे फोकस नहीं करा गया। तो आदरणीय जब रावत जी मुख्यमंत्री बने, उनका और माता जी का बहुत अच्छा समन्वय रहा उस सरकार में, तो उन दोनों ने मिलकर ये अच्छे कार्य यहाँ पे करने का प्रयास करा। स्टेडियम खड़ा कर दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, 5 साल उसमें एक खेल नहीं करा पाई, एक खेल नहीं करा पाई। यहाँ पे आज ये बहुत बड़ी दुविधा है, वरना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर होता लाइव फ्रॉम इंदिरा गांधी स्टेडियम हल्द्वानी, तो हल्द्वानी का नाम रोशन होता। ये इंदिरा जी की सोच थी, हल्द्वानी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान दिलाना। तो मतलब आप समझते हैं कि सिर्फ नाम आपकी माता जी का है, या उस स्टेडियम को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, इसीलिए बीजेपी उसमें कुछ होने नहीं जी दे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सत्य है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, वो ये बात नहीं समझ पाए कि ये जो प्रोजेक्ट थे, ये इंदिरा जी ने व्यक्तिगत तौर से सुमित हृदय के नाम रजिस्ट्री नहीं करी थी, या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नाम रजिस्ट्री नहीं थी। ये जनता का पैसा था, जनता के उद्धार के लिए था। यहाँ हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, उसके लिए मोटिवेशन था कि यहाँ पे अगर वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते, तो अवश्य उनके मन में भी लालसा होती कि हम भी एक दिन इस स्टेडियम में खेलेंगे हमारी अपनी जनता के सामने। अब कोई नहीं, इनकी अवधि तो पूरी हो गई इस सरकार की। जो अगली सरकार आएगी उसमें अवश्य हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चे भी खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होगा, राष्ट्रीय खेल भी होगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि 6000 वोटों के अंतर से आपको चुनाव हार गए थे। आपने वहां भी मजबूत प्रदर्शन दिखाया और आने वाले चुनाव में आप अपनी दावेदारी भी मजबूत दिखा रहे हैं। लेकिन आखिर जनता के लिए आपका क्या संदेश है? वो आप में अलग क्या देखें? आप अपनी माताजी के पसीनों पर चल रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन आप में ऐसा अलग क्या देखा जाए कि जो विकास आपकी माताजी ने किया एक आयरन लेडी होने के तौर पर, आप उससे भी बेहतर उनके पसीनों पर चलकर कर दिखाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं 10,000 वोट से पीछे रह गया था। अपनी विधानसभा में 10,000 वोट से जीता भी था, ये बात भी साफ है। अपनी विधानसभा में मेरा अच्छा रहा परफॉर्मेंस। जो बाहर के 20 वार्ड थे, कालाडूंगी विधानसभा और लालकुआं विधानसभा के, वहाँ पे हम लोग, क्योंकि पहले से हम लोग तैयारी में नहीं गए, किसी और को मैंने कभी दोष नहीं दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ये भी मेरी माताजी ने मुझे सिखाया कि आप इनकी वजह से या उसकी वजह से हारे। अगर जीत का सेहरा व्यक्ति खुद पहन सकता है, तो हार की जिम्मेदारी भी खुद लेनी चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ कि मेरे को वहाँ जाके और लोगों के साथ और पहले से मिल के कार्य करना चाहिए था। हल्द्वानी विधानसभा में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माता बहन, सब मुझे जानते हैं। मैंने सारा फील्ड वर्क यहाँ पे, मैं आपको यही कह रहा था कि माता जी को ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव भी था कि अपने माँ के कार्य में मैं उनका हाथ बटा सका। उतनी उम्र में हर जगह उनके लिए जाना स्थानीय तौर पे संभव नहीं था। उनका स्थानीय प्रतिनिधि बनकर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर, मैंने हर जगह यहाँ पे इस हल्द्वानी शहर को अपने कदमों से नापा हुआ है। हर व्यक्ति मेरी कार्य प्रणाली भी जानता है। हर व्यक्ति ये भी जानता है कि इंदिरा जी का जो एक तरीका था, एक स्टाइल था कार्य करने का, यहाँ पे एक त्वरित न्याय की प्रक्रिया थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट था जब आप उनके पास आते थे।
तो अवश्य ही उन्होंने एक स्पष्टवादी सोच के साथ, विकासवादी सोच के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया। वही हमने सीखा, वही हमने करा। सच की बात, सत्य बात कहता हूँ, झूठ नहीं कहूँगा जनता से, और जो कार्य के लिए वायदा करूँगा अवश्य पूरा करूँगा। यही उन्होंने सिखाया है और यही निरंतर जीवन में करना है। चलिए, धन्यवाद सर वक्त हमें देने के लिए। और जैसा कि सुमित देश जी ने कहा है कि वो आगे आने वाले वक्त में जो भी वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी इनके घोषणा पत्र के तहत कितने वादे ये पूरे कर पाते हैं या पार्टी इनको कितना मौका देती है। आने वाले चुनाव ये क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। धन्यवाद, नमस्कार।